हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑफ ट्यूजर्स पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। एमए इकोनॉमिक्स 2013 VHU के पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग 36 से लेके 60 प्लस तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो जो चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। फॉर अ कॉम्पिटिटिव फर्म द डिमांड कर्व, एक प्रतियोगी फर्म की मांग की रेखा कैसी होती है? तो इसका आंसर आपका क्या है? फोर्थ वाला है, ऑल ऑफ, यानी वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, कॉन्साइड विद द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड कॉन्साइड विद द एवरेज रेवेन्यू कर्व, यानी क्षैतिज होती है, सीमांत आगम रेखा के बराबर होती है और आपका औसत आगम रेखा के बराबर होती है। यानी ये तीनों करेक्ट है, तो इसलिए चौथा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। किसी भी प्रतियोगी फर्म की जो मांग रेखा होती है वो क्षैतिज भी होती है, सीमांत रेखा के बराबर भी हो सकती है और आपके कॉन्साइड विद द एवरेज रेवेन्यू कर्व, यानी औसत आगम रेखा के बराबर भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 37। मोनोपोलिस्ट विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट वेयर, मोनोपोलिस्ट अपना प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज करता है? द स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ कॉस्ट कर्व। ठीक है, जो आपका टोटल जो स्लोप होता है आपका टोटल रेवेन्यू कर्व का, वो अगर टोटल कॉस्ट कर्व के बराबर होता है तो वहाँ पर आपका क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, टोटल कॉस्ट कर्व है। ठीक है, जब आपका स्लोप टोटल रेवेन्यू कर्व का किसके बराबर होता है? टोटल कॉस्ट के, यानी TR इक्वल्स टू TC जब होता है तो हमारा क्या होता है? मोनोपोलिस्ट जो होता है अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। हिंदी में देख लेते हैं। एक एकाधिकारी अपना लाभ अधिकतम करता है, कुल आगम रेखा की जो ढाल होती है कुल लागत रेखा की ढाल के बराबर होती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द मोनोपोलिस्ट इज अनएबल टू कवर द शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट इट शुड बी, तो आपका कौन सा पॉइंट ये हो जाता है? शट डाउन पॉइंट। जब आपका जो मोनोपोलिस्ट होता है वो शॉर्ट रन में अपना जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको कवर ना कर पाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शट डाउन पॉइंट बोलते हैं। यदि एकाधिकारी अपना अल्पकालिक परिवर्तन लागत को पूरा नहीं कर पाता है तो इसे क्या बोलते हैं? बंद कर देना। यानी वो अपना कॉस्ट जो लगा रहा है अपने फर्म में, वेरिएबल कॉस्ट को, वो उसको ले ही नहीं पा रहा है, कमा ही नहीं पा रहा है, उसका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो के कॉस्ट से क्या हो रहा है? कम जनरेट हो रहा है। तो इस वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शट डाउन पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करती है? आपके एवरेज रेवेन्यू कर्व को रिप्रेजेंट करती है, एवरेज आपके मार्जिनल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करती है और किसको रिप्रेजेंट करती है? प्राइस को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ एबव, यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सीधी जो समानांतर रेखा व्यक्त करती है किसकी? सभी उपयुक्त सभी को, चाहे वो औसत आगम हो, चाहे सीमांत आगम हो, चाहे कीमत हो, सबको रिप्रेजेंट करती है आपके। अंडर परफेक्ट कंपटीशन द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ द फर्म इज, क्या होता है आपका? तो ये होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन में हॉरिजॉन्टल। याद रखिएगा, ये आपका क्या होता है? डिमांड कर्व। इसको हम लोग AR भी बोलते हैं, इसको हम लोग MR भी बोलते हैं और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? P भी बोलते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ दी थी, इसको हम लोग P भी बोलते हैं, जो कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होती है? हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस क्या होती है? हॉरिजॉन्टल होती है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म की मांग वक्र ढाल कैसी होती है? तो आपकी कैसी होती है? क्षैतिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोनोपोलिस्ट डिटरमाइन द आउटपुट एट द लेवल वेयर इलास्टिसिटी ऑफ द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज, तो आपका क्या होगा? 41 का थर्ड वाला करेक्ट होगा, मोर देन 1। यहाँ पर आपका एवरेज रेवेन्यू क्या होना चाहिए? मोर देन 1, यानी मोनोपोलिस्ट डिटरमाइन आउटपुट एट द लेवल वेयर द इलास्टिसिटी ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व इज मोर देन 1, तभी आपका वो क्या डिटरमाइन कर पाएगी? आउटपुट को डिटरमाइन कर पाएगी। एकाधिकारी उत्पादन का निर्धारण सदैव उस स्तर पर करता है जहाँ पर औसत आगम वक्र की लोच जो होती है वो क्या होती है? आपकी 1 से अधिक होती है। ठीक है। हु हैड डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने डेवलप किया है सेलिंग कॉस्ट को? इसमें दिया था क्वेश्चन पहले भी, तो एडवर्ड चैम्बरलिन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया है। द रेंट इज पेड बिकॉज सप्लाई ऑफ द लैंड इज, रेंट क्यों पे किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक, इस पर पेड किया जाता है, यानी पूर्णतः विलोचदार आपका होता है, इस वजह से रेंट उस पर हम लोग मिलता है। लगान
इसलिए दिया जाता है क्योंकि भूमि की जो पूर्ति है वो क्या होती है, पूर्णतः विलोचदार होती है। इनइलास्टिक का मतलब होता है कि अगर हम उसके थोड़े से प्राइस में बदलाव करते हैं, ठीक है, तो इसमें इसकी वजह से आपकी जो चेंजेस आती है सप्लाई में, वो क्या होता है, कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। फर्म प्रोड्यूसेस 100 यूनिट ऑफ गुड एक्स विद एवरेज टोटल कॉस्ट ₹50 पर यूनिट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 40 पर यूनिट। व्हाट इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट? फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का इक्वल्स टू क्या होता है, आपके एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर है 44 का, वो क्या हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक है, आपका इसमें क्या दिया हुआ है, फर्म प्रोड्यूसेस 100 यूनिट, एवरेज टोटल कॉस्ट जो है 50 है। ठीक है, और आपका क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है और आपका AFC होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू AFC और प्लस AVC। ठीक है, तो ये होता है। इसमें हमें पता है कि एवरेज कॉस्ट 50 है और 50 में से हम क्या करेंगे, आपका जो वेरिएबल कॉस्ट उसको माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। द कंपनसेटेड डिमांड कर्व इज द डिमांड कर्व दैट शोज। अब जो कंपनसेटेड डिमांड कर्व होता है वो क्या शो करता है, तो 45 का आंसर हो जाएगा 2। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को शो करता है, ओनली द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो करता है। यानी एक क्षतिपूर्ति मांग की रेखा वह मांग की रेखा है जहाँ पर जो प्रदर्शित क्या करती है, आपकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका केवल प्रतिस्थापन प्रभाव को बताती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गिवन C इक्वल्स टू 20 प्लस 0.80, Y इक्वल्स टू I इक्वल्स टू 50 एंड G इक्वल्स टू 20 एंड YD इक्वल्स टू आपका दिया है Y माइनस TN एंड TN इक्वल्स टू T, S इक्वल्स टू TR और T इक्वल्स टू 0 एंड TR जो दिया हुआ है आपका 10 दिया हुआ है। C क्या है, कंजप्शन है, YD आपका डिस्पोजेबल इनकम है एंड I इन्वेस्टमेंट है, G आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, TN जो है नेट टैक्स रेवेन्यू एंड ग्रॉस रिसिप्ट है एंड गवर्नमेंट ट्रांसफ़र दिया हुआ है आपका T डैश से और Y आपका इनकम है। द इक्विलिब्रियम इनकम ऑफ द इकोनॉमी क्या होगा, तो इसका आंसर आपका है 46 का थर्ड वाला, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 410। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। विच थ्योरी एडिक्वेट एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ लॉन्ग रन इन्फ्लेशन इन द डेवलपिंग नेशन। कौन सी थ्योरी एडुकेट एक्सप्लेनेशन देती है लॉन्ग रन इन्फ्लेशन का, तो 42 का आपका हो जाएगा स्ट्रक्चरल थ्योरी जो है वो बताती है आपका लॉन्ग रन थ्योरी जो है इन्फ्लेशन की डेवलपिंग नेशन में। कौन सा सिद्धांत विकासशील देशों में मुद्रास्फीति की दीर्घकालीन समस्या का यथेष्ट व्याख्यान करता है, आपका संरचनात्मक क्या है सिद्धांत। 48 क्वेश्चन का आप लोग आंसर देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 48 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एज पर द एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस इफ द ऑटोनॉमस कंजप्शन इज 0 देन, आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन अगर 0 होगा तो आगे क्या चीज़ें होंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला APC इक्वल्स टू MPC, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू जो कंज्यूम है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस किसका था, आपके जॉन मेनार्ड किन्स का था और उन्होंने क्या बताया था कि जो प्रोपेंसिटी टू जो कंज्यूम होता है वो क्या होता है, आपका कंजप्शन अपॉन इनकम के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है मार्जिनल जो होता है वो क्या होता है, फाइनल कंजप्शन माइनस इनिशियल कंजप्शन अपॉन क्या होता है, फाइनल इनकम माइनस इनिशियल इनकम। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग क्या फॉर्मूला है। निरपेक्ष आय परिकल्पना के अनुसार यदि यह स्वायत्त उपयोग शून्य हो तो क्या होता है आपका APC इक्वल्स टू MPC। चूज द करेक्ट आंसर टू फिल द ब्लैंक्स इन द स्टेटमेंट ड्यूरिंग द रिसेशन द मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल डैश बिकॉज द अमाउंट ऑफ कैपिटल लेबर। क्या होगा इसमें 50 का, तो 50 का आपका हो जाएगा थर्ड, यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हो जाएगा। यदि दिए गए कथन को रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही स्तर का चयन किए तो मंदी के समय पूंजी की सीमांत उत्पादकता है, क्योंकि प्रति श्रमिक पूंजी की मात्रा होती है, क्या होती है, बढ़ती है और फिर क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन।
स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन का जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, इट टेंड्स टू बी इन्फ्लेशन सो लॉन्ग पीरियड डेवलपिंग नेशन। ये कैसा इन्फ्लेशन होता है जो कि आपका डेवलपिंग नेशन में बताता है कैसा इन्फ्लेशन है वहाँ पर, कितना समय तक चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति के संरचनात्मक सिद्धांत का सही आपका एक्सप्लेनेशन है, तो यही है, विकासशील देशों में मुद्रास्फीति की दीर्घकालीन समस्या को मानता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ जीएनपी। जीएनपी के मेजरमेंट में कौन सा इंक्लूडेड है आपका, फर्म स्पेंडिंग ऑन अ कैपिटल गुड। फर्म स्पेंडिंग ऑन अ कैपिटल गुड ये आपका करेक्ट है, पर इसका जो आंसर होगा वो आपका मतलब तीनों होगा। ये आपका हाउस होल्ड स्पेंडिंग ऑन कंज्यूमर गुड, फर्म स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड एंड आपका टूरिस्ट स्पेंडिंग ऑन लोकल सर्विसेज, ये तीनों चीज़ें आपकी सही होंगी, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जीएनपी में ये तीनों चीज़ें आपकी आ जाती हैं। निम्नलिखित में से किसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ पर आपका होता है परिवार क्षेत्र द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं का पर किया जाने वाला व्यय, फर्मों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय एंड सैलानी टूरिस्ट द्वारा स्थानीय सेवा पर किया जाने वाला व्यय जो होता है वो इसका आंसर है, यानी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन ड्यूजनबरी से सेविंग फंक्शन ऐसा अपॉन क्या होता है, वाई ए प्लस 0 एंड ए इक्वल्स टू 1, ए प्लस ए 1। अब इसमें क्या दिया हुआ है थोड़ा देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का फोर्थ वाला, क्योंकि थोड़ा क्लियर नहीं था इस वजह से मैं इसको ध्यान से नहीं पढ़ पाई। नेक्स्ट देख लेते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ कॉमर्शियल बैंक कैन बी डिस्क्राइब विद द इक्वेशन, किस इक्वेशन से दिखाया जाता है, तो 54 का जो आपका करेक्ट है वो कौन सा है, सेकेंड वाला। एसेट जो होता है वो क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस नेटवर्थ। जो बैलेंस शीट होता है कॉमर्शियल बैंक का डिस्क्राइब बाय विच इक्वेशन, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस नेटवर्थ। व्यावसायिक बैंकों का बैलेंस शीट किससे होता है आपका, एसेट, मतलब इसमें भी हो जाएगा परिसंपत्ति और देयताएं और शुद्ध मूल्य यानी नेटवर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट NM2। NM2 क्या होता है, 55वां का देख लेते हैं आंसर, तो 55 का हो जाएगा थर्ड वाला। NM2 इक्वल्स टू क्या होता है, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद RBI एंड शॉर्ट रन टाइम डिपॉजिट, यानी जनता के पास जो नगद है। NM2 में क्या क्या चीज़ होती है, जनता के पास जो नगद है, मांग जमा और रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमा है और आपातकालीन समय का जो जमा है वो चीज़ें आ जाती हैं। मेन फैक्टर डिस्टिंग्विश M3 एंड NM3 जो है क्या होता है, तो 56 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा फोर्थ वाला। ये नॉन रेसिडेंशियल इनफ्लो ऑफ बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया है, ठीक है, यानी भारत में बैंकिंग व्यवस्था को प्राप्त होने वाला अप्रवासी प्रवाह, ठीक है, जो बाहर से आता है पैसा, उसके लिए बात की गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। RBI वाज एस्टैब्लिश्ड अ रिकमेंडेशन ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड इन 1926 बाय विच कमीशन, किस कमीशन के द्वारा ये आया था, तो आपका हिल्टन यंग कमीशन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पेपर में ये इस बार IAS का पेपर में पूछा गया था। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1926 में प्रस्तुत एक कमीशन के प्रतिवेदन की अनुशंसा के आधार पर हुई थी। इस कमीशन का नाम क्या था, तो आपका कौन सा कमीशन था, ये हिल्टन यंग कमीशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज़ अ फिएट मनी सिस्टम, दिस मीन्स दैट, क्या होता है इसका मतलब, तो 58 क्वेश्चन का आपका क्या हो जाता है, थर्ड करेक्ट हो जाता है। द मनी हैज़ वैल्यू ओनली बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंटल रेगुलेशन और लॉ। भारतीय वित्तीय व्यवस्था एक परिदृष्ट मौद्रिक व्यवस्था है, इसका अर्थ क्या होता है, तो मुद्रा क्रय की शक्ति रहती है सिर्फ सरकार, कानून और नियम के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइम रेट और प्राइम लेंडिंग रेट मींस क्या होता है, 59, तो 59 का हो जाएगा फोर्थ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक लैंड फेवर टू द कस्टमर एंड दिस इज़ हाई क्रेडिबिलिटी, यानी इसमें क्या करती है, जो बैंक होती है वह दर जिस पर बैंक अपने विशिष्ट ग्राहकों को विश्वसनीयता आर्थिक ऋण देती है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम दर और प्राइम उधार बोलते हैं, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है, यानी वो रिपेमेंट ऑफ लोन जो करते हैं बहुत सही से करते हैं। इन 60 क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइप कम्स अंडर द इंटरेस्ट रेट रिस्क, किसके अंदर आता है,
तो 60 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 4th, यानी क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, सारा रिस्क इसके अंदर आता है। ब्याज दर खतरा इसमें से किस प्रकार के खतरे की श्रेणी में रखा जाता है? तो साख जोखिम, बाजार जोखिम और प्रक्रिया में संबंधित जोखिम। ठीक है। कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ कॉन्स्ट्रक्ट विद अ ट्रेजरी बिल। क्या है आपका इसका आंसर? तो 61 का जो आंसर है वो क्या है आपका है? थर्ड इसका जो आंसर है वो क्या है? करेक्ट है, 1 बी, यानी दे आर मोस्टली फॉर द शॉर्ट रन टर्म बोरोइंग। जो ट्रेजर बिल होता है ना वो आपका क्या होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए यूज़ होता है। तो आपका बी करेक्ट स्टेटमेंट है सिर्फ। ट्रेजरी बिल संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है वो देख लेते हैं। तो ये है मुख्य रूप से अल्पकालीन ऋण के लिए होता है। ट्रेजरी बिल जो होता है आपका अल्पकालीन ऋण के लिए होता है। व्हाट डू यू कॉल एन एग्रीमेंट वेयर बाई एन इशूइंग बैंक एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इम्पोर्टर्स अंडरटेकर्स टू टेक पेमेंट फ्रॉम द एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट द स्टुपुलेटेड डॉक्यूमेंट। 62 का जो आंसर है वो आपका क्या होगा? थर्ड वाला करेक्ट होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट उसको कहा जाता है। यानी एक समझौते को हम क्या कह सकते हैं जिसमें आयात क्रेता के अनुरोध पर निर्दिष्ट कागजातों के आधार पर निर्गत करने वाले बैंक भुगतान का निर्यातक तक पहुंचता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? साख पत्र। चूज द करेक्ट आंसर to fill the blanks of the statement. The theory of predict the decreasing aggregate demand will lead to the longer decrease in the real GDP than the predict to the alternative theories because the short run aggregate supply is। तो 63 का आपका करेक्ट हो जाएगा 1, किन्शियन एंड हॉरिजॉन्टल हो जाएगा यहाँ पर। इसका आंसर है आपका किन्शियन एंड क्षैतिज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फ्लेक्सिबल एक्सीलरेटर। 64 का जो आंसर है वो आपका 4 है, नन ऑफ एबव, यानी इसमें सारा जो कॉन्सेप्ट है वो सही है। यानी क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलप्ड चेनरी एंड क्योब। फिर क्या है? एज पर द मॉडल LG इक्वल्स टू बीटा Y1 N 1 लैम्डा माइनस KT, और जो भी ये फॉर्मूला दिया हुआ ये है। इट बिलीव्स द स्टॉक कैपिटल प्रोपोर्शनल टू द लैग्ड आउटपुट, यानी ये सारा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो यानी आपका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, यानी ये सब चीज़ें क्या है? सारी सही है। इन एबव 2 सेक्टर मॉडल B इक्वल्स टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y 0.5 आ रहा है, A इक्वल्स टू डेल्टा I अपॉन Y जो कि 0.25 आ रहा है। इफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इंक्रीज्ड बाई ₹1, व्हाट विल बी द टोटल चेंज इन इनकम। अब 65 का जो आंसर हो जाता है वो आपका सेकंड वाला हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 2, यानी आपका इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी सेकंड वाला इसका आंसर क्या है? करेक्ट है। 65 का आंसर क्या है? सेकंड, 4 आएगा आंसर। एक द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में B इक्वल्स टू डेल्टा C अपॉन Y 0.5 आ रहा है, A इक्वल्स टू डेल्टा I अपॉन डेल्टा Y। यदि इस अर्थव्यवस्था में स्वायत्त निवेश के रूप में रुपए की वृद्धि होती है तो उसमें कुल आय कितने के बराबर हो जाएगा? आपका 4 रुपये के बराबर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो 66 का आपका हो जाता है डिप्रिशिएशन अलाउंस, ये चीज़ नहीं आता है, यानी मूल्यह्रास आपका नहीं आता है। किसी अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया जाता? तो मूल्यह्रास जो आपका सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। 3 मेथड्स टू कंप्यूटिंग नेशनल इनकम आर। कौन से मेथड से हम जो नेशनल इनकम मेज़र करते हैं वो आपका क्या है? प्रोडक्शन आउटले एंड इनकम मेथड। ठीक है, इसमें जाकर प्रोडक्शन आउटले एंड इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं, यानी उत्पाद, परिव्यय और आय विधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 - C अपॉन Y इज़ डिफाइन एज। 68 का जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। 1 - C अपॉन क्या हो जाता है? इसके अपॉन होता है Y, इसका नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लोग एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं, यानी 1 - C अपॉन Y को परिभाषित किया जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? औसत बचत प्रवृत्ति। एक्सेलरेटर मेज़र क्या मेज़र करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का 1। ये मेज़र करता है द इफेक्ट ऑफ कंजप्शन ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी त्वरित जो मापक होता है उपभोग का विनिमय का प्रभाव मतलब नापता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज अ फंक्शन ऑफ मनी इन डेवलप्ड इकोनॉमी। क्या होता है? तो 70वां का 2 दूसरा वाला जो सही है, यानी 3 इसके जो हैं
तीनों आंसर करेक्ट है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर वैल्यू। हेज्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ऐसा ये चीज़ नहीं इशू करता है। आपका क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, मेजर टू वैल्यू है एंड स्टोर वैल्यू भी इसकी है। ठीक है। ये एक विकसित देश में निम्नलिखित में से किसको मुद्रा का कार्य माना जाता है? तो आपका ये क्या है, आपका विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक एंड मूल्य का संग्रह, यानी तीनों बस दोनों करेक्ट है। विच आर द फॉलोइंग वुड रिड्यूस द कमर्शियल बैंक एबिलिटी टू लेंड, क्या चीज़ आपका रिड्यूस करती है? तो 71 का आपका हो जाएगा थर्ड। क्या दिया है इसमें? द सेंट्रल बैंक सेल्स सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट, जब ओपन मार्केट में सेल कर देती है तो लोगों के पास क्या होता है, पैसे कम हो जाते हैं, तो इस वजह से कमर्शियल बैंक ये करती है। निम्नलिखित में से क्या व्यावसायिक बैंकों के उधार देने की क्षमता कम कर देता है? खुले बाजार में केंद्रीय बैंक द्वारा प्रभुतियों की बिक्री, यानी आपका 71 का क्या हो जाएगा, थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। इन्फ्लेशन इज अनजस्ट एंड डिफ्लेशन इज एक्सपेंडिएंट ऑफ द टू, डिफ्लेशन इज वर्स, ये किसका व्यू है? तो 72 का जो हो जाएगा जेम्स किन्स का, JM किन्स का, जॉन मेन्यार्ड किन्स का ये व्यू है। यानी मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और तथा मुद्रा और स्फीति अनुचित, दोनों में अवस्फीति एक अधिक खराब है, यानी इसको इसने किसने कहा है, आपके JM किन्स ने कहा है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कर्व ऑलवेज कट द एवरेज कॉस्ट कर्व, कहाँ से कट करता है? तो 73 का होगा फ्रॉम बिलो द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC, यहाँ से आपका कट करता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को सदैव काटता है, कहाँ से? औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से काटता है। 74 का देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। गिवन स्लोप ऑफ द बजट लाइन ड्यू टू द चेंज, क्या है आपका, क्या बदलाव आ रहा है? तो 74 का आपका है चेंज इन द प्राइसेस ऑफ ऑरेंज, प्राइस ऑरेंज का चेंज हो रहा है, इस वजह से देखिए ये बदलाव आ रहा है इसमें। ठीक है। निम्नलिखित में से बजट रेखा ढाल परिवर्तन निम्नलिखित में से किस कारण से हो रहा है? संतरों की क्या है, कीमत लगातार परिवर्तित हो रही है। देखिए पहले A है, फिर A डैश हो गया, फिर डबल डैश हो गया। ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इज पॉसिबल इफ टू मार्केट्स हैव, 75 का है आपका थर्ड। डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा इसमें आपका, डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। विभेदात्मक एकाधिकार संभव है अगर दो बाजार में, आपका क्या होता है 75 का थर्ड वाला, इसमें डिफरेंट इलास्टिसिटी यानी मांग की जो लोच है वो क्या होती है, भिन्नता होती है उसमें। अगर 76 को सॉल्व किया जाए तो उसका आंसर आ जाएगा थर्ड fx। ठीक है, आप लोग 2.fx आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द फंक्शन y इक्वल्स टू 2x प्लस 3x स्क्वायर, थोड़ा क्लियर नहीं है ये, तो 74 का आपका हो जाएगा फोर्थ वाला। If A and B are square matrix of order 2 and that A plus B minus O is possible only when, कब पॉसिबल होगा? तो आपका 78 का कौन सा हो जाता है, चौथा वाला, यानी A plus B equals to O। For the frequency distribution mean median and mode are connected is, किससे, कौन सा फॉर्मूले से जो होता है कनेक्टेड होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बारंबारता बटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक आपस में संबंधित होते हैं किससे? 3 मीडियन 2 मीन से। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज, क्या होता है आपका, लेस देन द मेजर्ड फ्रॉम द अदर वैल्यू, फोर्थ वाला करेक्ट है। समानांतर माध्य के माध्य विचलन होता है, कम होगा जबकि इसे किसी अन्य मूल्य से मापा जाए तो, चौथा करेक्ट हो जाएगा आपका। तो ये रहे आज आपके 35 से लेके 80 तक के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जितने बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे उसको कवर करेंगे। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिएगा। थैंक यू सो मच।